हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है, कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स है हमारे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। फिर हमने देखा कि उन सब सेक्टर्स का अपनी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। फिर हमने देखा कि जो नए नए रिवॉल्यूशन हुए एग्रीकल्चर में, देखा ना हमने, मिल्क मिल्क रिलेटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, वो भी देखा हमने। फिर पार्ट 3 में हमने इन डिटेल में ये जो सेक्टर्स थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनको और डिटेल में जानने की कोशिश की। अब पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, उसका एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट में कितना कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन सेकेंडरी सेक्टर। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं ना हम, सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दे रखी है। देखिए यहाँ पे ये टेबल है। तो इस टेबल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टेबल में दे रखा है कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो 48.9% जनरेट करता है। इसे सेकेंडरी सेक्टर कितना करता है, 24.3% करता है। और सर्विस सेक्टर कितना करता है, 26.8% करता है। यहाँ पे टोटल 100% यहाँ पे हो गए। अब ये जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ना यहाँ पे कि कितने लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, कितने परसेंट लोग काम करते हैं, तो उसको और ज्यादा इन्होंने आगे जाके आगे डिवाइड किया है। इन्होंने बोला है कि ये जो प्राइमरी सेक्टर का 48.9% डिवाइडेशन है ना, ये आगे जाके और ज्यादा डिवाइड किया इन्होंने कि उसमें से कितने परसेंट लोग हैं जो रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, और कितने परसेंट लोग हैं जो शहरों में काम करते हैं। तो अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 48.9% से 66.6% लोग जो है वो ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, और 9% लोग जो है वो अर्बन एरिया में काम करते हैं। आगे उसे और ज्यादा डिवाइड किया है इन्होंने कि जो यहाँ पे टोटल है ना, उसमें से कितने लोग मेल है और कितने लोग फीमेल है। तो डेटा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपके सिलेबस में दिया है तो हम इसे भी कवर करेंगे। ऐसे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बोला है कि सेकेंडरी सेक्टर में टोटल होते हैं 24.3%। उसमें से 16% लोग जो है वो रूरल एरिया में काम करते हैं, और 31% लोग जो है वो शहरों में काम करते हैं। अब इस टोटल में से 25.9% जो है वो मेल है, और 20% जो है वो फीमेल है। ऐसे सर्विस सेक्टर के लिए अगर देखेंगे तो टोटल 26.8% लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में। उसमें से जो ग्रामीण एरिया है उसमें 17.4% लोग काम करते हैं, और अर्बन एरिया में 60% लोग काम करते हैं। उसमें से जो मेल है वो है 30.5%, और जो फीमेल है वो है 17.2%। तो ये आपका ये टोटल 3 सेक्टर का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है कि कितने लोग किस सेक्टर में काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं उसमें से कितने मेल है, कितने फीमेल है। तो आगे बोल रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज रफली 12% ऑफ द लेबर फोर्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने देखा ना, सेकेंडरी सेक्टर का ये सब सेक्टर होता है। ये सेकेंडरी सेक्टर का नाम नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर का ये सब सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग। वो कितने लोगों को नौकरियां देता है, तो 12% लोगों को नौकरियां देता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग मास एम्प्लॉयमेंट फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, ये पूरे विश्व में, इसे क्या दूसरा नाम क्या है, ये क्या करता है, मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। मास एम्प्लॉयमेंट मतलब ज्यादा लोगों को काम देने का, जो संख्या में, ज्यादा संख्या में लोगों को काम देने का काम करता है। जो भी लोग लो स्किल्ड लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको विथ एग्रीकल्चर कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड जॉब्स रैपिडली dwindling and the modern services sector's limited ability to absorb relatively unskilled labor displaced from agriculture. Hopes are that the manufacturing sector will generate mass employment. सिंपल सा मतलब है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वो क्या कर रहा है ना, उसकी जो काम देने की क्षमता है वो कम है, कम हो रही है। अब कम क्यों हो रही है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है, एग्रीकल्चर ऐसे रूरल एरिया में आता है। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर है वही के लेबर फोर्स को ये काम दे पाएगा ना। अब शहरों में तो एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो वहाँ के लोग कहाँ से काम लेंगे, उनको कौन काम देगा। तो शहरों के जो लोग होते हैं ना ज्यादातर, तो उनको ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट, ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, कि ये उनको काम देने का मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है।
अब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कम है और सर्विसेज सेक्टर का तो पता ही है, वहाँ पे आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और वहाँ पे काम करने के लोगों की संख्या भी कम है। तो अब अगर एग्रीकल्चर काम नहीं देगा, सर्विसेज सेक्टर काम नहीं देगा, तो लोग जाएंगे कहाँ ना, जो हमारे लेबर लोग हैं वो कहाँ से काम पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनको काम देता है। ये सिंपल सा यहाँ पे मतलब है। फिर आगे बोल रखे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज द सेकेंड द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन द कंट्री ओनली आफ्टर एग्रीकल्चर। तो जो सबसे पहले हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन सा सेक्टर देता है, तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देंगे, आपसे बोलेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है आपका वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तो कौन सा सेक्टर है। हम जल्दबाजी में सेकेंड वर्ड नहीं देखते हैं ना, जल्दी जल्दी में हम सिर्फ लार्जेस्ट पे ध्यान देते हैं और फिर एग्रीकल्चर पे टिक कर देते हैं, और हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा भी है, लेकिन हमने जल्दबाजी में क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो टाइम बहुत होता है आपके पास, 2 आवर्स का टाइम, ये बहुत टाइम होता है। लास्ट के 15 to 20 मिनट सबके बच जाते हैं, सब लोग बैठे होते हैं। तो आपको आपका पूरा टाइम यूटिलाइज करना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख के फिर आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे सब एम्प्लॉयमेंट नौकरियां जनरेट करने के लिए सबसे पहला सेक्टर आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद 2 नंबर पे आता है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रीज इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, तो एज वेल एज अ की इनपुट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, सेक्टर होता है हमारे देश की विकास के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना कि हमारे देश की जो जितने भी इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ग्रो करता है, उनकी डेवलपमेंट कराता है, तब जाके जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाती है। अब लोगों को नौकरियां, अब कंपनीज बढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, तभी लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तभी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है ना, ये इंडिविजुअल लेवल का डेवलपमेंट होता है, ये नेशनल लेवल पे नहीं होता है, पैसों के टर्म में ये डेवलपमेंट नहीं होता है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब आपको हॉस्पिटल की सुविधाएं है या नहीं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, पढ़ाई करते हैं या नहीं, तो आपका एक इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट हो जाता है, उसे बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इनपुट टू अदर सेक्टर्स वाया बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है, सबको पता है। तो जैसे कि हमने अभी देखा ना, अभी वॉर, इंटरनेशनल वॉर चल रही है, तो इंडिया कहीं पे है क्या? इंडिया तो कुछ बोलता भी नहीं है ज्यादा, तो फिर भी इंडिया पे इसका इफेक्ट है। क्यों है? इंडिया में ज्यादातर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, बीच में अभी लास्ट मंथ में वो क्या हो गए थे ना, वो इम्पोर्ट होना बंद हो गए थे। फिर हमने देखा कि हमें गैस की शॉर्टेज देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर एक चीज, हर एक फैक्टर जो होता है ना इकोनॉमी में, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। वही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर क्या करता है कि सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट देता है, लोगों को काम देता है और ग्रोथ भी देता है बाकी सेक्टर्स को, क्योंकि ये सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाहे बैकवर्ड बोलिए चाहे फॉरवर्ड बोलिए। फिर आगे इन्होंने बोल रखा है कि जो ये जो सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, टाइल्स, स्टैंड, सैंड, एग्रीगेट्स, फिक्चर्स, फिलिंग्स, पेंट्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पेट्रो प्रोडक्ट्स, टिम्बर्स, मिनरल प्रोडक्ट्स, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक्स आर ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। The Indian construction sector is an important element of the economy, and it is positioned for strong expansion as a result of industrialization, urbanization, and economic development, as well as people's aspiration of higher living standard। तो जो हमारा भारत का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो क्यों महत्वपूर्ण भाग है, और आजकल क्या हुआ ना, वो ऐसी पोजीशन पे है, ऐसी स्थिति में है कि उसका स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन हुआ है, उसने अपने आप को एक्सपांड कर लिया है, उसने अपने आप को ग्रो कर लिया है। क्यों ग्रो कर लिया है? क्यों उसकी ग्रोथ हो पाई है? क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, हमने नई नई कंपनीज खड़ी करी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, फिर हमने अर्बनाइजेशन किया, शहरीकरण किया, लोग शहरों में जाने लगे काम करने के लिए, फिर वहाँ पे अपने आप जो है तो घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमने शहरीकरण किया। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे हमारा क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ।
एज वेल एज पीपल्स एस्पिरेशंस ऑफ हायर लिविंग स्टैंडर्ड। और जब लोगों को काम मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लोगों को इकोनॉमिक जो हमारी डेवलपमेंट हुई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, तो क्या हुआ ना, अपने आप लोगों को पैसा मिला तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज ओवर 31 मिलियन पीपल एंड अकाउंटिंग फॉर अराउंड 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, ये कितनी जॉब्स प्रोवाइड करके देता है? ये देता है 31 मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 31 मिलियन में कितने हो गए? कैलकुलेट करके देखिए, इतने जॉब ये सेक्टर हमें प्रोवाइड करता है। फिर अगर टोटल टोटल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो 8 है ना, 100 में से 8% एम्प्लॉयमेंट कौन देता है हमें? ये देता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग शुरू करेंगे, दी सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब नाम नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि सनराइज सनराइज मतलब जो अभी अभी शुरू हुआ है। अ सनराइज सेक्टर इज वन दैट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी बट हैज द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो सनराइज सेक्टर मतलब क्या होता है? जो अभी अभी शुरू हुआ है, जो अभी इन्फेंसी में है। इन्फेंट आपको पता है, छोटे बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। जो अभी छोटा है, उसे अभी ग्रो करना है, बढ़ना है आगे, इसे बोलते हैं इन्फेंट। तो ऐसे ही हमारा सनराइज सेक्टर क्या होता है ना, ये अभी इसकी इन्फेंसी में है, नेसेंट स्टेज में है, छोटे बच्चे की स्टेज में है। उसमें काफी सारा सामर्थ्य है कि वो आगे चल के अपने आप को काफी अच्छे हद तक ग्रो कर लेगा। The sector is often characterized by strong growth rates, a high degree of innovation, and a high level of public awareness, with investors attracted to its long-term growth prospects. तो यहाँ पे इसकी विशेषताएं दी गई है कि कौन कौन सी विशेषताएं हमारे सनराइज सेक्टर की। तो बोल रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट है। इसकी ग्रोथ रेट जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग है। हर साल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है लेकिन बढ़ रहा है। हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, हर बार नया नया कुछ इनोवेशन आ जाता है उसमें, है ना। नई नई चीजें जो है हम खोज निकालते हैं इस सनराइज सेक्टर्स में। फिर हाई लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अभी लोग अवेयर हो गए हैं कि कौन कौन से सनराइज सेक्टर से कौन कौन से उसके हमें फायदे हैं। अभी हमने देखा कि जैसे आपको पता होगा कि ग्रीन एनर्जी से अच्छा है कि आप ये समझ लीजिए कि जो आपका सोलर पैनल होता है ना, सोलर। तो काफी शहरों में तो हर घर में आप देखेंगे, अगर शहरों में तो एक दो घर ऐसे होंगे जिनके घर छत पे सोलर पैनल नहीं होगा, लेकिन काफी लोगों के घर पे जो है ना, ऐसे सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। तो अब लोगों को पता चल गया। अभी रूरल, ये तो हो गई आपकी शहरों की बात। आप अगर ग्रामीण एरिया में भी जाएंगे ना, तो जो अपने किसान भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो ऐसी वेल होती है ना, जो कुआं होता है, उसके पास भी आपको सोलर पैनल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि क्या होता है ना, कि ये जो कुएं से पानी निकालना होता है ना, उसके जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी की जगह वो अब सोलर पैनल की इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो लोग क्या हो गए, लोग अभी जागरूक हो गए, लोगों को पता चल गया है कि कौन सी मतलब हमारा फायदा किस में है, और हमारे साथ साथ जो हमारे पर्यावरण है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इन सारी चीजों में पब्लिक अब जो है अवेयर हो गई है, विथ इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब जो इन्वेस्टर्स है उनको भी पता है कि हमें कहाँ पे, वो तो अपना फायदा ढूंढते रहते हैं ना, तो उनको भी पता है कि कहाँ पे अपना फायदा है। तो उन्हें पता है कि ये जो सनराइज सेक्टर है उसमें हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, तो इसमें वो अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। Existing Indian industries that may be categorized as sunrise sectors are likely to benefit the economy in terms of job creation and business growth in the future. तो अभी जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री, जो इंडिया में जो नई कंपनीज है, जो जो सेक्टर्स है, उसमें से काफी सारे सेक्टर्स को सनराइज सेक्टर घोषित किया है। और वो क्या करते हैं ना, वो हमारे देश में जॉब क्रिएशन करते हैं, नौकरियां बढ़ा के देते हैं और बिजनेसेस को भी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो सेक्टर्स है, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, उनके नाम बताए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो हमारी आती है सनराइज सेक्टर में। तो उनके नाम है, ग्रीन एनर्जी सबको पता है, नेचर से रिलेटेड रहती है। फिनटेक कंपनीज जो हमारी अभी अम, आपकी फाइनेंशियल कंपनीज होती है, फिनटेक कंपनीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, automobiles, healthcare, infrastructure sector, retail sector, processing plants, and other emerging sector of the Indian economy are part of the sunrise sector। तो इतने सारे सेक्टर से यहाँ पे, इतने सारे सेक्टर से कि जो आते हैं हमारे सनराइज सेक्टर में, और भी ज्यादा सेक्टर से। देखिए फ्रेंड्स, ये आप हमारे इंडिया में पहले से ऑटोमोबाइल्स है, पहले से फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये अभी क्या है ना, ये अभी नेसेंट स्टेज में है, अभी इन्फेंट स्टेज में है, अभी स्टार्टिंग के स्टेज में है। हमें इनमें और ज्यादा डिटेल में जाना है, और ज्यादा इसको हमें सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। तो
ये हो गए आपके सनराइज सेक्टर। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट जो है पार्ट 4 खत्म होता है। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, उन्होंने टेबल दी थी हमें कि कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होती है। तो प्राइमरी सेक्टर कितने लोगों को काम देता है, तो 48.9% देता है। सेकेंडरी सेक्टर देता है 24.3% को, और सर्विसेज सेक्टर देता है 26.8% को। इसे आगे भी और ज्यादा डिवाइड किया है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसे रिवाइज नहीं करूंगी। तो आगे बोल रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है ना, 12% लोगों को यहाँ पे काम देता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, काफी सारे लोगों को जो अर्बन एरिया में है उनको काम देने का जिम्मेदारी कौन लेता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेता है। जो लो स्किल वर्कर होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको। तो अभी एग्रीकल्चर का जो काम देने का जो आप बोल सकते जो कैपेसिटी है ना, वो अभी कम हो रही है। और सर्विसेज सेक्टर को तो ज्यादातर यहाँ पे लोग काम नहीं करते, लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो ऑप्शन क्या बच जाता है लोगों के पास, जिनको इन दोनों सेक्टर में काम नहीं मिलता है उनको काम मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की या थोड़ी उन्होंने डिटेल में दे रखा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है हमारा वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है हमारा। ये याद रखिए आप कि सेकेंड लार्जेस्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फर्स्ट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक और बात मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में जब हम जाते हैं ना, हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है ना। क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कौन सा फर्स्ट है। तो जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कौन सा फर्स्ट है ना। जीडीपी कंट्रीब्यूशन में फर्स्ट आता है आपका सर्विसेज सेक्टर, सेकेंड आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड आता है आपका एग्रीकल्चर। लेकिन वही अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर, फिर सेकेंड आता है आपका कंस्ट्रक्शन। ये सिंपल सिंपल चीजें आप लोग याद रखिए प्लीज। फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बताया गया है कि कैसे ये सेकेंड लार्जेस्ट है, लोगों को नौकरियां देता है। फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। इसे हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है। अब ये क्या करता है ना कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है हमारे बाकी सेक्टर्स भी जुड़ा हुआ होता है, बैकवर्ड बोलिए फॉरवर्ड बोलिए। तो आगे ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो जो चीजें जरूरी होती है, सीमेंट चाहिए आपको, ब्रिक्स चाहिए, टाइल्स चाहिए, सैंड चाहिए, पेंट्स केमिकल चाहिए, ये सारी चीजों का यहाँ पे नाम इन्होंने दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। फिर आगे बोल रखा है यहाँ पे कि जो हमारे इंडिया का कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लोगों को नौकरियां मिलती है और लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ जाता है। अभी हाल ही में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काफी अच्छा एक्सपेंशन हुआ है, अपने आप को उसने एक्सपांड कर लिया है, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, हमने शहरीकरण किया, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर कितने लोगों को काम देता है, रफली तो 31 मिलियन पीपल को। और टोटल एम्प्लॉयमेंट में से कितना एम्प्लॉयमेंट जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आता है, तो वो आता है 8% तक का। फिर आगे देखा हमने कि सनराइज सेक्टर मतलब ऐसे सेक्टर जो अभी अपनी शुरू की स्टेज में है, नेसेंट स्टेज में है, उनको अभी ग्रो करना है। तो यहाँ पे उनकी उसकी विशेषताएं दी गई है कि वो क्या है ना, वहाँ पे हाई हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन होता है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट होती है उनकी, पब्लिक उनके बारे में अवेयर है, फिर इन्वेस्टर्स भी अब उसमें इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो सनराइज सेक्टर है, तो वहाँ पे ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी नेशनल स्टेज में है, उनको अभी बहुत ग्रो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 4 खत्म हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।